नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम चर्चा करेंगे कानपुर में एक अजीबोगरीब मामले की, जिसमें एक व्यक्ति पर आरोप है कि वो लोगों को झूठे रेप के केस में फंसाया करता था, उनसे रंगदारी मांगा करता था। बल्कि उसके उसके जो इस मोडस ऑपरेंडी उसके शिकार एक जवान भी हुआ है, जिसे जो उस समय असम में ड्यूटी पे था, लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी हुई और क्योंकि उस पे रेप के केस इल्ज़ाम लगा दिए गए। तो उसका काम था रेप का इल्ज़ाम लगाना और इसके ज़रिए लोगों से वसूली करना। हालाँकि ये मामला पुलिस तक पहुँचा, उसके खिलाफ जो है चार्जशीट भी तैयार किया जा रहा है और करीब साढ़े 4,000 पन्नों का ये चार्जशीट है। तो इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कानपुर पुलिस पे भी आरोप है कि ये सिंडिकेट इतना फल-फूल कैसे रहा था? क्या पुलिस का उसको वर्दहस हासिल था? बिना पुलिस के जानकारी के वो इस तरीके से किसी को भी फँसा दे और उससे ब्लैकमेलिंग कर रहा था, क्योंकि अब जबकि एक बीजेपी के नेता उसके इस हरकतों का शिकार हुए, तब ये मामला पूरा ज़ोर पकड़ा है। तो क्या है मामला? हम समझते हैं। हमारी सहयोगी लखनऊ से शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक रावत भी है, जो कि इन तमाम खबरों पर उनकी नज़र रहती है। तो शिल्पी, आपसे समझते हैं ये पूरा मामला है क्या? हमारे दर्शकों को ज़रा समझाइए। देखिए मनीष जी, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि खाकी दागदार होती है जब उसके संरक्षण में कोई इस तरह का अपराध करता होता है। कानपुर का बहुत चर्चित नाम अखिलेश दुबे है और अब तो केस होने के बाद जिस तरह से चीज़ें बाहर आ रही हैं, उसे हम कह सकते हैं कि कुख्यात नाम है अखिलेश दुबे का। अखिलेश दुबे कानपुर के एक वकील हैं, जिन पर कई तरह के आरोप लगे, लेकिन ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं, पर इस बार ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इस बार अखिलेश दुबे की 7 अगस्त को गिरफ्तारी हुई और कानून का जानकार ही जब कानून से खेलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। बीजेपी के कानपुर के नेता हैं रवि सतीजा, जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी थे। उन्होंने इस बात को लेकर के शिकायत की कि उनसे 50 करोड़ की रंगदारी अखिलेश दुबे माँग रहे हैं। उसके बाद ये मामला प्रकाश में आया, तब ये मामला प्रकाश में आया कि उनको झूठे रेप केस में फंसाने की एक तरह से उसका जाल बुना गया था। ये मामला दिसंबर 2024 का है, जब एक लड़की ने रवि सतीजा का एक होटल भी है कानपुर में, इस बात का आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बहन के साथ रवि सतीजा ने न सिर्फ रेप किया है, बल्कि पॉक्सो एक्ट की लगता है हमारा संपर्क जो है शिल्पी से कट गया है। अभिषेक, क्योंकि हमें उनसे तफ्तीश से खबर, क्योंकि वो लखनऊ में मौजूद हैं, उनके पास पूरी रिपोर्ट है, तो उनसे समझना था। लेकिन देखते हैं नेटवर्क जैसे ही वो जुड़ती हैं तो उनसे हम जानकारियाँ लेते। लेकिन आप यहाँ बैठ के आपको क्या समझ में आ रहा है? इस तरीके से कोई व्यक्ति इस तरीके से किसी पे आरोप लगा दे रहा, और जिन लोगों पे आरोप लगाया जा रहा, वो कह रहा है कि अपने जीवन में 35 साल के 40 साल की उम्र में मैंने इन लड़की को देखा तक नहीं, और वो जो है झूठे रेप का आरोप लगा दे रही है। उसके बाद जो है ब्लैकमेलिंग की कहानी शुरू होती है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस पूरे मामले को? देखिए मनीष, ये जो पूरा मामला है, ये हमारे समाज के उस काले सच को उजागर करता है, जिसमें जो कानून के रक्षक हैं यानी कि पुलिस, और जो कानून के माध्यम से लोगों को बचाने या फिर जो दोषी हो उसको सजा दिलाने का काम करता है यानी कि वकील, वो और सफेद पोश यानी कि कुछ नेता, और जो अमीर लोग हैं, व्हाइट कॉलर वाले जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बिजनेसमैन कह लीजिए, उन सबका एक ऐसा सिंडिकेट इस मामले के द्वारा जो है सामने आया है। जो लोग अपने दुश्मनी को, चाहे वो व्यापारिक दुश्मनी हो या निजी दुश्मनी हो, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसमें कानून के जो लूप होल्स होते हैं उनका सहारा लिया करता था, और अपनी जो बात है उसको मनवाने का एक जरिया होता था, और साथ ही साथ उसके माध्यम से एक मोटी रकम भी हड़पी जाती थी रंगदारी के माध्यम से। ये पूरा ताना बाना जो है अखिलेश दुबे गैंग को, अगर आप समझेंगे, अगस्त के बाद से जब इस पूरे मामले की परत दर परत सामने आने लगी है, तो
कुछ ऐसी कहानियां ही हमें देखने को मिल रही हैं। आप देखेंगे कि केस स्टडी अलग अलग अखबारों में जो है प्रतिदिन आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जेल के अंदर होता है दिल्ली में, और उस पर जो है एक आरोप लगाया जाता है दुष्कर्म का, और वहां पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको जब वो व्यक्ति अपनी सफाई देता है कि फला तारीख को मैं दिल्ली में जेल में था, तो ऐसा दावा वो जो पीड़ित है, जो जेल में होने की बात कह रहा है, वो ऐसा दावा करता है अपनी शिकायत में कि फिर पुलिस जो है उस कृत्य की जिसमें जो लड़की ने आरोप लगाया उसका तारीख जो है 10 दिन आगे, यानी 8 तारीख का अगर वो वाकया पहले दर्ज कराया होता है तो फिर उसको 18 बना दिया जाता है। तो ये पूरा एक नेक्सस सामने आया है, और इसको बकायदा इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था कि वो प्रतिद्वंदिता भी सेटल हो जाए और उसके माध्यम से कमाई भी हो जाए। अखिलेश दुबे को लेकर ये बात सामने आ रही है, अभी तक जितनी भी जांच हुई है एसआईटी द्वारा, कि वो कानून का काफी ज्यादा अच्छा जानकार रहा, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल किसी मौकिल को बचाने के लिए ना करते हुए पुलिस और जो उसके अपने इस पूरे गैंग को या सिंडिकेट को कह लीजिए, सिंडिकेट के जो उसके सदस्य रहे उनके साथ इसका इस्तेमाल किया संपत्ति अर्जित करने के लिए, और लोगों के जो आप कह लीजिए कि संपत्ति को हथियाने के लिए। क्योंकि कई ऐसे आरोप लगे हैं अगस्त से लेकर अब तक कि अखिलेश दुबे जो है वक्फ की जमीन को फर्जीवाड़े के माध्यम से उसकी पावर अटॉर्नी करवाकर अपने कब्जे में ले लिया करता था। कोई बिल्डर है या होटल का मालिक है और उसको जो है पॉक्सो केस में और झूठे रेप केस में फंसाकर उनसे जो है वसूली करता था। इतना ही नहीं, एक ऐसी जानकारी भी पीछे सामने आई थी कि इसने अपने गैंग में छत्तीसगढ़ और झारखंड की कुछ लड़कियों को भी रखा हुआ है, और उन्हीं को वो टूल बनाकर जो है इस्तेमाल करता था। उनके माध्यम से रेप का झूठा केस या पॉक्सो का केस दर्ज करवाया जाता था, और फिर जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं कानपुर शहर की या पूरे कानपुर जिले की आप कह सकते हैं, उनको फिर फंसाकर अपने जो है पैसे आदि की जो है रंगदारी की जाती थी। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट जो हमें लगता है अभी तक जो मीडिया में जो खबरें आई हैं उसके माध्यम से, कि जो भाजपा नेता हैं रवि सतेजा, अगर उन पर अखिलेश दुबे ने हाथ नहीं डाला होता तो शायद ये साम्राज्य उसका अभी भी चल रहा होता और कोई उस पर अंकुश लगाने वाला नहीं होता। आप इसको ये समझ सकते हैं कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था शायद कि उसने सत्ता पक्ष का जो एक नेता है उस पर भी हाथ डालने से जो है गुरेज नहीं किया और उसको झूठे मामले में फंसाना चाहा। और आप वहां के पुलिस अधिकारियों को देखिए जो उसके साथ सिंडिकेट बनाए हुए थे, कि वो भी शायद इतने कॉन्फिडेंट थे कि इस पूरे मामले में वो सत्ता पक्ष के एक प्रभावशाली नेता को, कम से कम कानपुर में तो उनका प्रभाव समझा जा सकता है, ऐसे नेता को भी वो अगर झूठे मामले में फंसाएंगे तो उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं से जो है इस पूरे गैंग के उल्टे दिन शुरू हुए और अब ये मामला चार्जशीट तक पहुंच चुका है, और रोज रोज जो है नई नई कहानियां इस मामले में सामने आ रही हैं। कई सारे ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो ये दावा करते हैं कि उस समय वो इतने डरे हुए थे इस गैंग से, इस सिंडिकेट से, कि वो अपनी जुबान तक खोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब वो ये देख रहे हैं कि इसमें न केवल अखिलेश दुबे बल्कि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी एसीपी रैंक तक के जो पुलिस अधिकारी हैं, न केवल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई है या फिर वो उनका सस्पेंशन हुआ है, तो इससे एक जो पीड़ित पक्ष रहे हैं इस पूरे सिंडिकेट के, उनका मनोबल बढ़ा है और अब वो लोग सामने आ रहे हैं। देखना लेकिन यही होगा कि जो एसआईटी है वो ऐसे पीड़ितों को किस तरीके से अपने केस में इन्वॉल्व करती है, और फिर जो चार्जशीट, क्योंकि कोई भी मामला होता है उसकी चार्जशीट जितनी टाइट होगी यानी कि फुल प्रूफ होगी, उतना ये हम मान के चलते हैं कि सजा होने में काफी फायदेमंद होता है और पुलिस जांच उतनी स्ट्रांग मानी जाती है। तो ये सारी बातें अभी कुछ समय बाद ही क्लियर हो पाएगी जब चार्जशीट, क्योंकि 4500 पन्नों की ये चार्जशीट बताई जा रही है टोटल, जिसमें से 250 के करीब जो है
समराइज करके जो मेन चार्जशीट की कॉपी तैयार की गई है वो 255 के करीब पेज ऐसे बताए जा रहे हैं। तो वो सारी स्टडी के बाद ये पता चलेगा कि और कितने, क्योंकि अभी इसमें ये भी सामने आ रहा है कि लगभग 9 आरोपी ऐसे हैं जिनके भी गिरफ्तारी होना बाकी है, या उनकी जो भूमिका है वो अभी संदिग्ध मान सकते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में वो भी आरोपी के तौर पर उनको ट्रीट किया जाए और उनकी गिरफ्तारी भी हो। तो कई सारे लोग अभी इस पूरे मामले में कई सारे पहलू अभी सामने आने भी बाकी हैं, जो मुझे लगता है अब चार्जशीट दायर होने के बाद धीरे धीरे मीडिया में सबके सामने भी आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, आपने काफी विस्तार से चीजों को बताया, क्योंकि हमारे साथ शिल्पी फिर से जुड़ गई हैं। शिल्पी, अखिलेश दुबे का एक सहयोगी जो है वो इंस्पेक्टर सबाजीत मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो गिरफ्तार है, लेकिन क्या अखिलेश दुबे की नजर वक्फ पे, जमीनों पे, जो बेशकीमती जमीन है उसको भी कब्जाने पर लगा हुआ था? क्योंकि क्या वो इन पुलिस के जो लोग हैं उनसे मिलकर इस तरीके के किसी कृत्य में लिप्त था क्या? बिल्कुल, देखिए इस तरह की कई ज़मीनों की बात सामने आई है जिस पर अखिलेश दुबे ने कब्ज़ा करवा रखा था, बल्कि इस मामले में उसके जो बेटी है और दामाद है उनका भी नाम सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबाजीत मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, जब सबाजीत मिश्रा की गिरफ्तारी हुई तो उस समय सबाजीत मिश्रा ने रोते हुए कहा कि मुझे पकड़ने से क्या होगा, आईपीएस को पकड़ो। आप इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये मामला कितनी इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, और जिस तरह से खाकी के संरक्षण में अपराध फलता-फूलता है, कई बार हम लोग देखते हैं, उसका ये एक उदाहरण है। क्योंकि अब रवि सतीजा के मामले के बाद, क्योंकि अभिषेक जी अभी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि अगर कानपुर के प्रभावशाली नेता ना होते रवि सतीजा, मैंने तो उनको कई कार्यक्रमों में भी देखा है, और जिस तरह से उन्होंने इस केस को हैंडल किया, मुझे ये तक हम लोगों को जानकारी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में जाकर के इस फाइल के साथ वो पहुंचे, वो भी गोरखपुर में, और उन्होंने इस बात को रखी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तब जाकर के उनके केस की ये गति, इस गति से वो केस आगे बढ़ा। अब सोच लीजिए कि बीजेपी के एक नेता को जाकर के मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ी, वो भी जनता दर्शन में जाकर के गुहार लगानी पड़ी। उसके बाद ये मामला तेजी पकड़ा, और उसके बाद से एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप सबाजीत मिश्रा की बात कर रहे हैं, इंस्पेक्टर की, उसने जो बात कही वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा कहीं ना कहीं पुलिस के संरक्षण में ये केस, जितने भी केस हैं उनकी एक तरह से, क्योंकि जो भी बाद में सामने आए, उन्होंने इस बात को कहा कि उनको जबरन फंसाया गया, उनकी जांच ठीक से नहीं की गई। बल्कि एक केस तो ऐसा है जिसमें 5 घंटे में ही फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी, ये भी बात सामने आई, जिसमें दूसरी बार विवेचना करने के लिए कोर्ट ने फिर से कहा था कि इसको रीओपन करने के लिए। तो उसी से ये मामला समझ में आता है कि अखिलेश दुबे का कितना प्रभाव था, वो कानून का जानकार हैं वो, और उन्होंने दूसरे भी जो उस समय कानपुर में जो तैनात जो पुलिसकर्मी थे, चाहे वो ऑफिसर्स रैंक के हों या दूसरे लोग हों, उनको साथ में लेकर के ये पूरा जाल बुना, जिसमें जमीन कब्जाने का मामला है, रंगदारी का मामला है, ब्लैकमेलिंग का मामला है, लोगों को झूठे मुकदमे केस में फंसाने का मामला है। तो एक तरह से पूरा साम्राज्य, आप काला साम्राज्य इसको कह सकते हैं, जो बिना पुलिस के संरक्षण के संभव ही नहीं है। अब इसकी जांच चल रही है, तो एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। एक महिला उद्यमी भी सामने आई है, प्रज्ञा, उन्होंने इस बात को कहा है कि उनका एक होटल है, उस पर कब्जा करने के लिए अखिलेश दुबे ने उनको प्रताड़ित किया, और पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, बल्कि उनको अपनी सुरक्षा का इतना डर था कि उनको अपना सब कुछ छोड़ करके दूसरी जगह रहना पड़ा। तो इस तरह के मामले सामने आए जिसमें सीधे सीधे पुलिस पर एक तरह से सवाल उठते हैं कि किस तरह से उन्होंने सही विवेचना करने की जगह, जांच करने की जगह, लोगों को सुनने की जगह, इस तरह के नेटवर्क को, इस तरह के सिंडिकेट को फलने फूलने दिया। क्योंकि ये बात सामने आई जब पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ इस मामले में, तो कि कुछ ने हल्की धाराएं लगाई जो आरोपी हैं उनके खिलाफ, कुछ ने जांच ठीक से नहीं की, कुछ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया जो शिकायत करता थे उनके साथ, यानी हर तरह के वो मामले हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा नेक्सस, पूरा ये जो सिंडिकेट है अब सामने आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से चार्जशीट दाखिल होने वाली है, अब ऐसे में अपने आप में ये सवालिया निशान सबसे बड़ा है कि इतने साल तक आखिर पुलिस और प्रशासन
क्या करते रहे और उन्होंने क्यों नहीं इस काले साम्राज्य पर एक तरह से शिकंजा कसा? तो मनीष जी। शिल्पी आपने बताया पुलिस निश्चित तौर पर पुलिस का पैट्रोनेज उसको हासिल था, लेकिन कोई व्यक्ति केवल पुलिसिया वर्दहस के चलते इतने बड़े सिंडिकेट को कैसे ऑपरेट कर सकता है? क्या कोई पॉलिटिकल भी पैट्रोनेज उसको हासिल था? कुछ ऐसा इंडिकेशन आ रहा है क्या? यूपी में ऐसी कोई बात हो रही है? देखिए, जो अखिलेश दुबे की तस्वीरें हैं, वो बहुत सारे राजनेताओं के साथ सामने आई हैं। हालाँकि तस्वीरें राजनेताओं की बहुत सारे लोगों के साथ होती है क्योंकि सार्वजनिक बिल्कुल, जीवन में जब वो होते हैं, कोई भी आकर के बिल्कुल। उनके साथ तस्वीर खिंचवा सकता है, वो कोई अपने आप में प्रूफ़ नहीं होता। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से काला साम्राज्य ये फलता-फूलता रहा और कई साल से ऐसा हो रहा है, उसमें ये सवाल है कि इस ओर क्यों नहीं ध्यान गया? लेकिन जो सीधे सवालों के घेरे में आ रहे हैं, वो पुलिसकर्मी आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं और अब जिस तरह से इसने पूरे मामले को ऑपरेट किया, उसमें इतना तय है कि जो कानून का जानकार होने की एक बात है कि कानून अच्छी तरह से वो समझते हैं कि किस मामले में कौन फँस सकता है। क्योंकि रवि सतीजा के मामले में देखिए, रवि सतीजा के मामले में एक और वकील जो अखिलेश दुबे का सहयोगी था, उन पर भी एक तरह से जाँच की आँच आई है। जिस लड़की ने आरोप लगाया था रवि सतीजा पर, उस लड़की ने ये कह दिया कि मैं तो इनको जानती भी नहीं और मेरे साथ कब रेप हुआ ये पता भी नहीं, मुझे सादे कागज़ पर दस्तखत कराए गए थे और उसकी बहन जिसने ये पूरा मामला उठाया था, उन्होंने कह दिया कि ये जो वकील हैं, ये हमको लेकर के गए थे और इन्होंने यही हमको लेकर आए थे। तो यानी कि उसके साथ और वकील जुड़े हुए हैं, पूरा नेटवर्क है और लोग उसमें शामिल हैं। वो कौन-कौन लोग हैं? निश्चित रूप से जो राजनेता हैं, कानपुर में जो राजनेता हैं, उन पर भी एक तरह से कि अभी तक ये नज़रअंदाज मामला कैसे हुआ? लेकिन सीधे तौर पर अभी जिन लोगों की बात आई है, उन लोगों से अभी जाँच के घेरे में वही लोग हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, उसमें और क्या होता है, ये देखने वाली बात है क्योंकि बहुत सारे तथ्य खुलते जा रहे हैं एक के बाद एक। बहुत लोग सामने आ रहे हैं और भी लोग सामने आ रहे हैं, वो तरह-तरह की कहानी बता रहे हैं, केस बहुत उलझे हुए हैं। तो ऐसे में कई बातें और सामने आ सकती हैं आने वाले दिनों में, मनीष जी। बिल्कुल शिल्पी अभिषेक आपको क्या लगता है पुलिस का पैट्रोनेज तो खैर अब जो अखिलेश दुबे है उसे हासिल था ही क्या पॉलिटिकल संरक्षण के बगैर इतना बड़ा वो सिंडिकेट चला ले और इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करे बीजेपी के नेता को ही खुद ब्लैकमेल करे और इस तरीके से लड़कियों का अलग अलग राज्यों से आपने पहले बताया कि वहां की लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था तो आपको क्या लगता है किसी पॉलिटिकल पैट्रोनेज के बगैर ये सब करना क्या संभव है? देखिए मनीष, इसलिए मैंने कहा कि अभी चार्जशीट आने के बाद मतलब सार्वजनिक तौर पर या ये कह लीजिए कि सोर्सेस के माध्यम से अगर चार्जशीट मिलती है तो उसमें जाहिर तौर पर इन सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के कोई कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो या कोई कितना ही बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला क्यों ना हो, वो सत्ता पक्ष के ही एक प्रभावशाली नेता के ऊपर इस तरीके का एक झूठा आरोप मतलब लगाने की हिमाकत कर सके। क्योंकि आप देखेंगे कानपुर जो है इंडस्ट्रियल एक जिला माना जाता है, शहर माना जाता है पूरे उत्तर प्रदेश का, और वो काफी महत्वपूर्ण भी है, ना केवल राजनीतिक कारणों से बल्कि पुलिसिंग भी अगर देखेंगे तो हमेशा वहां पर आप देखेंगे पुलिस को काफी सतर्क और रहने के लिए कहा जाता है ताकि वहां पर रंगदारी आदि जैसे जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो ना हो। आप देखिए कि कानपुर को भी जो है कमिश्नरेट में बदला गया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, काफी जो है एक महत्वपूर्ण जगह रखता है प्रदेश के अंदर, और ऐसे जिले के अंदर एक सिंडिकेट ऑर्गेनाइज वे में चलाया जा रहा था लंबे समय से, जिसमें पुलिस तो लिप्त है ही है जैसा जो आरोप सामने आ रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो राजनेता अभी होंगे उनकी भी संलिप्तता पाई जा सकती है, और मुझे लगता है जो एसआईटी है वो इस विषय पर भी जांच कर रही होगी। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि राजनीति में भी जो है जैसे स्कूल सेटल करने वाली बात होती है, तो हो सकता है कि रवि सतीजा भी कहीं ना कहीं एक इसी कड़ी का हिस्सा ना रहे हो कि उनको भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट कह लीजिए या फिर जो उनका राइवल हो सकता होगा, चाहे वो उन्हीं की अपनी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का भी हो,
ये अभी सब खैर सारी की सारी जो बातें हैं ये जांच का विषय है, या फिर रवि सतीजा ही खुद बेहतर जानते होंगे अब तक कि उनको फंसाने के पीछे किसने सारी जो है प्लानिंग की थी अखिलेश दुबे के साथ मिलके। क्योंकि ऐसे जो तथ्य अभी हमने अलग अलग रिपोर्ट्स में देखे हैं, अलग अलग केस स्टडीज के माध्यम से जो हम जाने हैं, उसमें ये होता है कि कोई बिल्डर है, अगर वो किसी से परेशान है तो अखिलेश दुबे सिंडिकेट ने उस व्यक्ति को बिल्डर के कहने पे ऐसे झूठे मामले में फंसाया है, और कई बिल्डरों को भी इस तरीके से फंसाते हुए उनसे एक्सटॉर्शन किया है। और रवि सतीजा भी एक होटल भी चलाते हैं अच्छा खासा कानपुर में, और वो नेता भी हैं। ये प्रोफाइल जानने के बाद भी अगर अखिलेश दुबे उन पर हाथ डालता है तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस के बल पर या पुलिस के संरक्षण पर वो ऐसी हिमाकत कर सकता है। जाहिर तौर पर कोई और भी जो है राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त होगा, तभी उसने इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए ये पूरा एक अपराध अंजाम दिया है। और अब आप देखिए कि अखिलेश दुबे के साथ साथ कई और लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन देखना यही है कि एसआईटी ने चार्जशीट में क्या क्या चार्जेस लगाए हैं, प्लस उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या बयान सामने आए हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है उनकी वो और क्या चीजें बयान कर रही है। अखिलेश दुबे का किस किस पार्टी के नेताओं से संपर्क रहा है और किससे क्या लेना देना रहा है, ये मुझे लगता है कि विस्तार पूर्वक जो है चार्जशीट में बातें लिखी गई होंगी। और कुछ ही दिनों में जब चार्जशीट से खबरें भी निकल कर आने लगेंगी तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जी मनीष। एक और बात बिल्कुल मैं आप ही जी के पास आ रहा था शिल्पी, ये मामला किस तरफ अब बढ़ जाता हुआ नजर आ रहा है, ये भी समाप्त करिएगा। देखिए, आपके आपके सवाल पर जैसे एक और बात जो ध्यान में आ रही है वो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई है कि जो काला साम्राज्य है अखिलेश दुबे का, उनके कई गेस्ट हाउस, उनके कई कब्जा की हुई जमीनें, उनकी कई जो व्यवसाय हैं, उसमें काली कमाई लगी हुई है बहुत सारे लोगों की। अब निश्चित रूप से जो आप राजनीतिक साठगांठ की बात कर रहे हैं वो उसमें हो सकती है, क्योंकि किसी न किसी बड़े मतलब हस्तियों की ओर तो ये इशारा करता ही है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर काली कमाई को खपाया गया है तो इसमें कौन से लोग हैं, कौन से वो नाम हैं। जरूर अखिलेश दुबे के पीछे वो लोग भी हैं और वही नहीं चाहते होंगे कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन फेयर हो किसी के खिलाफ, बल्कि अखिलेश दुबे का ये जो कारनामे अखिलेश दुबे के हैं ये चलते रहें। वही इनको संरक्षण भी देते होंगे और वही इनको इनका जो एक तरह से ब्लैकमेलिंग का ये जो काम है ये चलता होगा। तो ऐसी बात सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में। अब देखिए, सामने आने वाली औपचारिक बातें हैं, लेकिन ये जो बातें छन छन करके सामने आ रही थी कि बड़े पैमाने पर अखिलेश दुबे का ये जो कानपुर में नेटवर्क है, जो उनका जो जमीन कब्जा की हुई है, जो वो व्यवसाय चलाते, उसमें कई लोगों की काली कमाई लगी हुई है। तो ये साफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, और वो भले ही वो लोग हों जिनकी काली कमाई लगी हुई है और वो इसको संरक्षण देते थे कि अब इन पर कोई हाथ ना डाल सके। तो अपने आप में जब राजनीति और अपराध का गठजोड़ होता है तब इसी तरह से होता है। लेकिन जब एक बार ये मामला खुलता गया तो सब चीजें सामने आती गई। इस वक्त कानपुर कमिश्नरेट में ऑपरेशन महाकाल चल रहा है, जिसके तहत ये बातें सामने आई। उसमें पुलिस ने एक अभियान चलाया है कि जो रंगदारी वसूल करने वाले हैं या जमीनों पर कब्जा करने वाले, उनके बारे में लोग आकर के अपनी शिकायतें दें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पता भी चलती रहेंगी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसके जरिए से। बिल्कुल शिल्पी, आपने काफी विस्तार से एक सवाल और बस मुझे शिल्पी जी से करना है कि अगर उनकी जानकारी हो, क्या शिल्पी जी इसमें क्या इस पूरे सिंडिकेट पे या अखिलेश दुबे पे मकोका के तहत भी कोई एफआईआर दर्ज की गई है क्या? देखिए, अभी तो उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो रंगदारी और उस तरह के हैं, लेकिन निश्चित रूप से अब आप देखिए कि आने वाले समय में, क्योंकि रोज एक नया केस आता है, तो अब कौन से और केस आने वाले हैं, क्या और बातें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारी जानकारी इसमें मिल नहीं रही है। संभवतः वो इस वजह से, क्योंकि जिस तरह के केसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं खाकी के संरक्षण की ओर इशारा हो रहा है। ऐसे में अपने आप में ये स्थिति देखने वाली है कि आगे आने वाले समय में क्या चीजें सामने।
बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी और अभिषेक आपका। शिल्पी, अब जैसे ही चार्जशीट जब क्योंकि फाइल हो गया और वो तमाम बातें जब सामने निकल कर आएंगी, छन छन कर निकल आएंगी, तो हम जरूर आपसे फिर से जुड़ेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी इतना बड़ा काला साम्राज्य जो है बिना राजनीतिक संरक्षण के खड़ा कर नहीं सकता। और वो भी योगी लैंड में, योगी राज में इस तरीके से कैसे कोई ऑपरेट कर रहा था, जब बीजेपी नेता को ब्लैकमेल कर रहा हो, चाहे वहां पे स्थानीय किसी बड़े को ब्लैकमेल कर रहा हो। तो इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी जैसे ही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किस तरह बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आज इस चर्चा में जुड़े, शिल्पी, अभिषेक। और दर्शकों, आपसे अपील है कि अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें हमारे वीडियोस को लेकर। और खबरें विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो द फेडरल देश के वेबसाइट पर जाकर आप खबरें भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी और अभिषेक आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।